वेलकम टू नेशनल एमएम चैनल। दोस्तों अभी हम लोग एडवांस एसईओ की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोगों ने 5 वीडियोस पब्लिश कर दिए और इस वीडियोस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एडवांस एसईओ की बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस सारे वीडियोस को गो थ्रू करेंगे, फॉलो करेंगे और आने वाली सभी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको एक बेहतर एसईओ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और जानते हैं। अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर 6 में बात करने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑन पेज एसईओ में ध्यान देनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे पेंट पे और मैं आपको बताता हूँ कि ऑन पेज एसईओ में जैसे हम पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब कीवर्ड बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड होता है प्राइमरी कीवर्ड, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी कीवर्ड, ये लीजिए सेकेंडरी कीवर्ड, और तीसरा होता है थीम कीवर्ड। ठीक है, जिसको हम लोग सेंटिमेंटल कीवर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गई। अब इसको हम लोग सब एक पोस्ट में सभी कीवर्ड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं और सभी कीवर्ड को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारा कोई भी पोस्ट, जैसे कि ये वाली पोस्ट है, कोई भी पोस्ट हमारी जो पोस्ट होती है वो पर्टिकुलर एक पोस्ट कई प्रकार के कीवर्ड से रैंक करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक पोस्ट में इसको इंक्लूड करते हैं और इसको जैसे कि सिनोनिम्स कीवर्ड्स की बात करते हैं तो देखिए पीपल आल्सो आस्क वगैरह में आपको क्वेश्चन दिख जाती है, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिख जाती है। तो ये सारी कीवर्ड्स आपको गूगल सजेस्ट करता है। ये देखिए सारी कीवर्ड्स दिखती है, तो इन सभी कीवर्ड्स पे आपको अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो वहाँ पे आप एक कीवर्ड पे अपने पोस्ट को कई कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमें कीवर्ड को कहाँ कहाँ पर पुट करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर उसको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे गूगल डॉक्स पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले अगर आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना होता है तो वहाँ पे आपको करना होता है टाइटल टैग्स पे। ठीक है, टाइटल टैग्स पे आपको बिल्कुल सही तरह से कीवर्ड मतलब स्मार्टली ऐड करना पड़ता है। और जैसे कि इसमें आपको कोई भी स्पैमिंग नहीं करनी है, कोई भी स्पैमिंग नहीं करनी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको इसी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे कि आपने एक कीवर्ड लिख दिया, एक यहाँ पे एक कीवर्ड आपकी क्या है, हाउ टू गेट राइड ऑफ एंड्स इन कार। ठीक है, इसी के साथ आपने दूसरा कीवर्ड भी लिख दिया, जैसे गेट राइड्स इन कार इन द कार, ये एक और कीवर्ड इसी टाइटल में आपने लिख दिया। आपने एक ही टाइटल पे मल्टीपल कीवर्ड्स लिख दिए तो ये एक बैड हैबिट्स है। गूगल इसको समझता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ही स्मार्टली कीवर्ड ऐड करना है, बहुत मल्टीपल कई कीवर्ड आपको एक टाइटल में नहीं ऐड करना। हालांकि आप एक फोकस कीवर्ड के साथ एक सिनोनिम्स कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर हैबिट्स मानी जाती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ये तरीका जो है, जैसे कि मैं आपको बताया, ये सब तरीका, एक कीवर्ड फिर दूसरा कीवर्ड, फिर यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे कोई एक चीज़ और भी, जैसे कि हाउ टू गेट राइट कार एक्सटीरियर या कार इंटीरियर, एक ही मुद्दे को आप बार बार कर रहे हो। तो ये सब सारी चीज़ें पहले के समय में काम करती थी, वर्क करती थी, अब ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती है। बिल्कुल स्मार्टली अब काम करना होता है। ठीक है, अब दूसरी जो होती है वो होती है हमें मेटा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में हमें ये चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ती है, मेटा डिस्क्रिप्शन में अपनी कीवर्ड को ऐड करनी होती है। टाइटल टैग का मतलब ये है कि जो भी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपने जो पोस्ट लगाया, ये चीज़ जो है ये टाइटल हो गई। इस टाइटल में आपको अपने कीवर्ड में इंक्लूड करना है लेकिन स्टफिंग नहीं करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाली पोस्ट जो है ना, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई। इस मेटा डिस्क्रिप्शन को आप ऑप्टिमाइज करते हैं, बेहतर होती है, यहाँ से आपकी पोस्ट रैंक करती है। ये ज़्यादा हाईली चांस, इसमें भी आप एक कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं, दूसरा सिनोनिम्स कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कीवर्ड को ऐड नहीं करनी है, स्टफिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखना है ताकि एक अच्छी एसईओ पर्सन आप बन सके इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि कौन सी चीज़ें होती है। एक होती है हेडिंग्स। अब हेडिंग्स का कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे H1 से लेकर के आपको H6 तक हेडिंग मिल सकती है। H1 से लेकर के, सॉरी यहाँ पे हम लोग चलते हैं, H1 से लेकर के H6 तक आपको हेडिंग मिलती है। ठीक है, अब H1 आपको एक बार मिलेगा। H1 आप किसी भी पोस्ट में, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में, अगर मैं किसी एक पोस्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ तो जो आपको पहली टाइटल मिलती है,
पहली हेडिंग जो मिलती है ये वाली, सिर्फ ये हेडिंग ही होती है H1। आपको एक पोस्ट में H1 से ज़्यादा नहीं रखना है। ये एसईओ प्रैक्टिस सही होती है। हालांकि अगर आप इसको 2 3 4 5 भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है, बट ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको H1 को सिर्फ एक ही हेडिंग रखनी है, मेन हेडिंग होती है। उसके बाद S2 आती है, S3 आती है, S4 आती है, H6 तक आती है। उसको आपने सही तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। मतलब जैसे आप पोस्ट लिख रहे हो यहाँ पे आपकी ये H1 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाली S2 हो गई आपकी। उसके बाद जैसे आप नीचे आते ये S3 हो गई। तो यहाँ पे देखिए हर जगह आपको एक अपना सिनोनिम्स कीवर्ड्स वगैरह आपको मिलेगा, आपको रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मिलेगा। एड्स वगैरह वैक्यूम क्लीनर से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आपको एड्स यहाँ पे मिल रही, तो एक पोस्ट से रिलेटेड सभी कीवर्ड को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर और आपको अच्छी तरह से पोस्ट ऑप्टिमाइज करके ये देता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये होती है कि आप जब कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं तो ऑन पेज एसईओ में एक चीज़ और भी होती है, एक होता है यूआरएल, ठीक है। यूआरएल को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यूआरएल बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको इसी पोस्ट के एग्जांपल पर लेकर चलता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे कि इस पोस्ट की यूआरएल देखिए इतनी बड़ी है, इस पोस्ट की यूआरएल भी इतनी बड़ी, चूँकि कीवर्ड ही इस हिसाब के कई कीवर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपको पूरी टाइटल को अपने यूआरएल में इस्तेमाल नहीं करना है। गूगल इसकी डायरेक्टली गाइडलाइन नहीं करती है, लेकिन जो अथॉरिटी साइट होती है वो गाइडलाइन करती है। जैसे कि आप योस्ट एसईओ से एसईओ करते हैं या फिर ऑल इन एसईओ से करते हैं, रैंक मैथ से करते हैं, तो ये सारी टूल आपको सजेस्ट करती है कि आपकी जो यूआरएल है ना वो मैक्सिमम 4 वर्ड्स की होनी चाहिए। 5 6 7 बहुत लंबी पूरी टाइटल को ही आपने नहीं बनाना होता उसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यूआरएल बहुत ही स्मार्टली अपने फोकस कीवर्ड को यूआरएल में डालना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अब आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात, एक और होती है। चलिए मैं यहाँ पे इमेज कर लेता हूँ, IMAG इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। अब सर्च करने के बाद जैसे गूगल में बंदा सर्च किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑल के पास सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पे बंदा वीडियोज़ देखना चाहता है तो सारी रिकमेंडेशन गूगल उसे वीडियोज़ देती है। अगर वो इमेज पे जाकर के देखना चाहता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें उनको इमेज के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जाती है। तो अगर आप इमेज की अच्छी एसईओ करते हैं जिसमें इमेज पे ऑल टेक्स्ट वगैरह लगाना होता है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, ऑल टेक्स्ट में आप प्राइमरी कीवर्ड लगा सकते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वगैरह सेमेंटिकली कीवर्ड्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपके पोस्ट में एक एग्जाम्पल के तौर पर फिर मैं आपको चलता हूँ, मैं सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए समझाना चाहता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए और एक एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पोस्ट को गूगल में अच्छी तरह से आप रैंक कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। दूसरी इमेज के अगर नीचे जाते हैं तो दूसरी इमेज यहाँ दिख रही है, तीसरी इमेज आपको यहाँ दिख रही है, चौथी पाँचवीं हर जगह आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इमेजेस दिख रही है, ठीक है। तो जैसे ही पहली इमेज की बात करते हैं तो वहाँ पर आप मेन कीवर्ड को लगा सकते हैं। कहाँ पर लगा सकते हैं? आपको ऑल टेक्स्ट में लगाना है। ऑल टेक्स्ट से ये होता है कि जैसे ही आप अपने इमेज पे ऑल टेक्स्ट लगाते हैं तो आपकी इमेज गूगल के इमेज बार में भी रैंक करती है, वहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है, ठीक है। क्योंकि गूगल का बॉट अभी भी इमेज को पढ़ नहीं पाता, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑल टेक्स्ट लगाते हैं। ऑल टेक्स्ट एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है जिससे गूगल टेक्स्ट पढ़ लेता है, HTML पढ़ लेता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ऑल टेक्स्ट लगाते हैं ताकि गूगल समझ जाए कि अच्छा ये इमेज किस बारे में है। हम लोग ओवरऑल इस इमेज का डिस्क्रिप्शन बताते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि गूगल को समझ में आए कि हाँ हम ये इमेज इस बारे में, और वहाँ से वो क्रॉल करे, इंडेक्स करे, आपकी इमेजेस को ट्रैफिक मिले, ठीक है, वहाँ से वेबसाइट को ट्रैफिक मिले। अगर मैं आपको यहाँ पर अपने गूगल सर्च कंसोल पर लेके चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत इन डीप गाइड दी गई होती है कि आप अपने वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे चीज़ मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको देखिए हम लोग यहाँ गूगल सर्च कंसोल में आते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्च टैब में आपको दिखेगी कि वेब से कितने ट्रैफिक आए, टोटल क्लिक्स वगैरह दिख रही है आपको, टोटल क्लिक्स। यहाँ से इमेजेस वगैरह, यूट्यूब वगैरह, वीडियोज़, न्यूज़ वगैरह सबसे आपको दिखेगी कि इस प्रकार के कीवर्ड्स आपको कितने मिले हैं, क्लिक्स कितने मिले हैं, इंप्रेशन वगैरह कितने आपको मिले हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने इमेज पे ऑल टेक्स्ट लगाएं ताकि आपको इमेज से भी ट्रैफिक मिले। आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज से ट्रैफिक मिली, इंप्रेशन वगैरह इतने सारे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपनी वेबसाइट में अच्छी खासी आप ट्रैफिक ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एसईओ फैक्टर्स को समझना, एसईओ में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गूगल रिकमेंड करता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना है फॉर्मेट, एक मिनट में लिखते हुए चलता हूँ, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसको आप फॉर्मेट में अच्छी ऑप्टिमाइज किए हो, अच्छे कुछ खास एलिमेंट्स को आपने अच्छी तरह से बोल्ड किया हो, इटैलिक किया हो, अंडरलाइन किया हो। जैसे कि यहाँ पे अगर भाई साहब ने कुछ किया हो तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इस वर्ड को आप इन्होंने इटैलिक कर दिया, इस वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। तो वहाँ पे गूगल को ये बताना होता है कि भाई हम यहाँ पे जो चीज़ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं ना, जो इस एलिमेंट को पर्टिकुलर इस एलिमेंट को हम लोग ये चीज़ दिखा रहे हैं, वो एलिमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें गूगल को बताना होता है और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होता है, ताकि वो समझ पाए कि भाई यहाँ पे जो हमने चीज़ें बताई है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब आती है यहाँ पे सातवीं पॉइंट आती है यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हुआ चलता हूँ ताकि ये आपको याद भी रहे, इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग, अब इंटरनल लिंकिंग में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, अब इसको हम लोग रेज कर देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग का एग्जांपल समझिए। ये समझिए कि आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और मतलब आपकी ही वेबसाइट है दोनों, ये भी आपकी वेबसाइट है और ये भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है। ये है पर्टिकुलर एक पोस्ट, कोई एक पेज है, ठीक है, और ये है दूसरी पोस्ट, ठीक है, या फिर दूसरी पोस्ट वगैरह। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाउ टू राइट वाला जो पोस्ट है, और समझिए कि इसी वेबसाइट पे आपने कोई दूसरी पोस्ट वगैरह लिखी गई है, ठीक है। तो इसी पोस्ट के पेज में आपने टेक्स्ट के बीच में एक लिंक जोड़ा है, किसका, इस पोस्ट का, ठीक है। तो उसे इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। आप इस पोस्ट का इस पर्टिकुलर पोस्ट में भी लिंकिंग जोड़ सकते हैं, तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। मतलब खुद के पोस्ट में, खुद के वेबसाइट में एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट को लिंकिंग करने को इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको यह ध्यान देना होता है कि आपने कैसा एंकर टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके पास वेबसाइट में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चलूँ, यहाँ पे डिस्कवर द फूड, ठीक है, तो अब फूड से रिलेटेड अगर आपने इस पे वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ है यार बिल्कुल रिलेवेंट, आप इस पे एंकर टेक्स्ट पे अगर लिंकिंग बना रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे लिंक जूस जो पास होती है ना, उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप अपनी एंकर टेक्स्ट को किस तरह करके ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट पे यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। और फाइनली जो आती है वो आती है ओवरऑल कंटेंट, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो गूगल खुद इसको रिकमेंड करता है। कंटेंट ऐसा मतलब कि आपके वेबसाइट की पैराग्राफ वगैरह है बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि ये भाई साहब बहुत अच्छी पैराग्राफ्स वगैरह लिखे हुए हैं, शॉर्ट पैराग्राफ है। उसमें क्या है ना कि जब मोबाइल पे व्यू होती है ना, तो एक हिसाब से सही व्यू होती है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके चलूँ, अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे नहीं, फिर भी मैं, आप ये समझ सकते हो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मतलब आर्टिकल में पैराग्राफ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे इतनी लंबी पैराग्राफ है, ठीक है, 3 लाइन की है, 3 लाइन की फिर भी चलेगी। कई लोग इससे भी ज़्यादा लंबी लंबी पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबी पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, तो मोबाइल पर तो इतनी ही विजुअल होगी, इतनी ही विजुअल होगी, इतनी सारी, फिर ये दूसरी लाइन में जाएगी, फिर ये तीसरी लाइन में जाएगी, ये चौथी लाइन में जाएगी। तो जो आपको डेस्कटॉप पे 3 लाइन दिख रही है ना, वो ऑलमोस्ट 12-13 लाइन मोबाइल पे विजुअल होने में हो जाती है। और अगर 12-13 लाइन एक बार में अगर स्क्रॉल होगा, तो समझिए भाई साहब को पढ़ने में, जो हमारे यूजर होते हैं उसको, उनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और वो उनको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पोस्ट, एक पर्टिकुलर सब टाइटल के अंदर लिखे गए कॉन्टेंट को समझने में। तो आपको कभी भी अपने वेबसाइट पे जो आर्टिकल लिखनी है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखनी है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी पैराग्राफ में लिखनी है, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में 1.5-2 लाइन इनफ है। उसके लिए आप फिर ब्रेक कर सकते हैं, मैक्सिमम 2-2.5 लाइन आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रख सकते हैं, ठीक है। और मतलब इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से कीवर्ड इंक्लूड करना है, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ रखना है, यूज़र फ्रेंडली रखना है, ताकि यूज़र को आपके वेबसाइट पे आने पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। ऐसा ना हो कि हर जगह वो आ रहे हैं और इतनी लंबी लंबी पैराग्राफ हो, उनको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ ही दिख रही हो, कहीं पे बुलेट्स पॉइंट्स नहीं दिख रही हो, कहीं पे इटैलिक नहीं दिख रही हो, कभी कॉलर नहीं दिख रही हो। तो ये सब चीज़ें एक गलत हैबिट्स नोटिफिकेशन देती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है, देखना है। उसके बाद आप समझेंगे कि ऑन पेज एसईओ की एक बेहतर फैक्टर्स होती है, जो आपकी वेबसाइट को आपके एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप ये समझिए कि गूगल की एक
अपडेट जो आती है ना, उस अपडेट में आपकी वेबसाइट कभी भी पेनलाइज नहीं होती है। क्योंकि ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिए कि कभी भी गूगल जो अपडेट लाता है वो आपके वेबसाइट को गिराने के लिए नहीं लाता है, वो ऐसी वेबसाइट को गिराने के लिए लाता है जो स्पैम करके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाया करती है, ठीक है। और वो मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बैकलिंग फालतू फालतू बैकलिंग बना करके भी रैंक कर रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट में उनकी पोस्ट में कभी भी क्वालिटी कंटेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर में ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि उन्होंने बहुत लो क्वालिटी थिन कंटेंट लिखा है फिर भी वो रैंक कर रहे हैं, तो ये गूगल की स्पैम अपडेट जो मैंने आपको बताई थी 2023 में अक्टूबर में आई थी, इस वीडियो को फॉलो कर लो। इसमें आपको दिखेगा कि कैसे आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ताकि आपकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करो। और आप मेक श्योर हो जाओ कि आप पूरी एसईओ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, ताकि आपकी एसईओ बहुत ही अच्छी हो जाए। कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना एक बहुत बड़ा कला है अपने आप में। तो आपको बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एसईओ एक बेसिक एसईओ कैसे एडवांस एसईओ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर हमेशा के लिए बने रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।